दाने तो मेरे पास बहुत हैं, पर तुम्हें क्यों खाने को दूं? तुम अपना ठिकाना कहीं अन्यत्र क्यों नहीं बना लेती? घर छोड़ोगी तो फिर तुमको दूसरी लड़कियों के यहाँ आते और खाते पीते देख दुख नहीं होगा। पर जाऊँ कहाँ? अपने बाप के घर जा सकती हो। और ये बच्चा, इसकी मुझे आवश्यकता नहीं तो विवाह क्यों किया था? पत्नी पाने के लिए किया था, किंतु ये तो अपने आप बिना इच्छा किए ही आ पहुँचा है। अपने पति की इस जीवन मीमांसा का उत्तर पत्नी ने नहीं दे सकी। सुरेंद्र उसको कई बार कह चुका था कि उसे वो पसंद नहीं है और जहाँ उसकी सींग समाये वो जा सकती है। आज उसने ये भी कह दिया था कि भारत सरकार की कृपा से उसके लिए अपने इस नालायक पति को छोड़ देने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सुरेंद्र अपने काम पर जाने के लिए तैयार था और उसकी पत्नी अपने खाने पीने के लिए उससे पैसे मांगने आई थी। उस समय उनमें उस वार्तालाप हुआ था। सुरेंद्र मोहन जाने लगा तो उसे एक बात स्मरण ओ आई। उसने कहा, अच्छा एक काम करो, मैं तुमको 50 रुपये देता हूँ। इन रुपए में तुम 4 व्यक्तियों के खाने के लिए सामान तैयार करना। 1 बोतल विस्की, 2 मुर्गा, नान, प्याज, टमाटर, खीरा, चुकंदर की सलाद, मेज पर सफ़ेद चादर और पलंग पर धुला बिस्तर, कुछ फूल इत्यादि भी बताओ कर सकोगी? 4 में कौन कौन होगा? मैं, सरोज, मनोज और चौथी तुम दोनों एक साथ। हाँ, परंतु 50 रुपये पूरे हो जाएंगे क्या? देखो, 35 की बोतल, 10 रुपये के 2 मुर्गे, 1 रुपये सलाद के लिए, घी, मिर्च, नमक, मसाला आदि के लिए 4 रुपये और इस समय पेट भरने के लिए यदि कुछ खाऊंगी नहीं तो ये सब तैयार कैसे करूंगी? अच्छा 50 रुपये और ले लो, परंतु देखो हिसाब देना होगा। सदा रानी चुप रही। सुरेंद्र ने 55 रुपये उसके सम्मुख फेंके और सीढ़ियों से नीचे उतर गया। सदा रानी ने पिछले मास एक चूड़ी बेचकर मास भर निर्वाह किया था। इस बार वो दूसरी चूड़ी बेचने वाली थी, जबकि उसके मन में विचार आया कि जीवन बहुत लंबा है, इस प्रकार कब तक चलेगा, और जब सब चूड़ियां बिक जाएंगी और पतिदेव को पता चलेगा तो वो चोरी करने का आरोप लगा सकता है। तब वो किस किस को बताती फिरेगी कि उसने अपना पेट भरने तथा बच्चे के दूध के लिए ये सब किया था। आज वो अपने पति को बताने वाली थी कि वो चूड़ियां बेचकर अपने खाने का सामान खरीद रही है। उसके ऐसा कहने के पूर्व ही तलाक की बात चढ़ पड़ी थी और फिर सरोज मनोज के आने का प्रस्ताव हो गया। जब उसके पति ने उसके सामने 55 रुपये फेंके तो उसने उठाए नहीं। सुरेंद्र मोहन नीचे उतर गया तो उसने रुपए उठाए और गिन डाले। अब वो विचार करने लगी कि क्या वो इन रुपए से अपने पति के भोग विलास का प्रबंध करे। एक बार पहले भी उसने ऐसा किया था। तब उसके मन में ये भावना थी कि वो अपने खाना बनाने तथा दावत का प्रबंध करने में योग्यता दिखाकर अपने पति को प्रसन्न कर लेगी, परंतु ऐसा हुआ नहीं। उसने पूर्ण ऐसा करने से इनकार कर दिया था। प्रायः सप्ताह में एक बार उसका पति इस प्रकार की दावतें किया करता था और पीछे कई बार जब सदा रानी ने इस प्रकार की दावत के प्रबंध करने से इनकार कर दिया तो उसने घर का सब खर्चा बंद कर दिया। और जब भी वो लड़कियां आती तो वो किसी होटल वाले से प्रबंध करा लेता और 50 के स्थान पर 70-75 ब्याह कर देता। इस प्रकार अधिक ब्याह होने पर वो और भी चिढ़ जाता और घर खर्च न देने के लिए उसका संकल्प दृढ़ होता जाता। सदा रानी ने अपने मन में निश्चय किया कि वो अपने पति के इस प्रकार के भोग विलास की प्रबंधिका नहीं बनेगी। आज जब सुरेंद्र मोहन ने उसको रुपए दिए तो उसने इनकार नहीं किया, वो चुप रही। उसके पति ने इनको स्वीकृति मान लिया और निश्चित हो अपने कार्यालय चला गया। सदा रानी ने रुपए उठाए तो इस निश्चय के साथ कि वो अब इस घर को छोड़ देगी। उसके पिता लखनऊ में रहते थे, बहुत साधारण वृत्ति के व्यक्ति थे और एक बहुत बड़े परिवार के बोझ के कारण वो लड़की की सहायता करने में असमर्थ थे। यदि सदा रानी कभी तक वहाँ नहीं गई थी तो इसी कारण कि वो उनके दुख का
कारण बनना चाहती थी, परंतु जब पानी नाक से भी ऊपर आ गया तो डूबने से बचने के लिए अंतिम उपाय यही प्रतीत हुआ और वो लखनऊ जाने के लिए तैयार हो गई। जब जाने का विचार पक्का हुआ तो ये समझकर कि वो जीवन भर के लिए जा रही है, उसने अपने सब आभूषण एकत्रित किए, उन्हें अपने तथा बच्चे के कपड़ों के साथ संदूक में रखा और तांगे में बैठ स्टेशन जा पहुंची। दिन के 11 बजे शाहजहाँपुर में गाड़ी में बैठकर 7:30 बजे सायं वो अपने पिता के घर जा पहुंची। शारदा रानी का पिता अपने कार्यालय से आकर पड़ोस के 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए जाया करता था। वो वहां गया हुआ था। उसका भाई बीए में पढ़ रहा था। वो भी 8वीं कक्षा के एक छात्र को पढ़ाया करता था। उसके 4 और बहन भाई तथा उसकी माँ उस समय घर पर थे। लड़की को बिना किसी प्रकार की सूचना दिए आती देख माँ मुख देखती रह गई। उसके भाई बहन भी उसको विस्मय से देख रहे थे। पावर्ती ने पूछा, श्रद्धा क्या बात है, इस प्रकार किस कारण आई हो माँ? मैं पति का घर छोड़कर आई हूँ। पिताजी कहाँ है? वो पढ़ाने गए हैं, आते ही होंगे। और विनोद, वो भी पढ़ाने गया है। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि एक आदमी की कमाई एक के लिए ही पर्याप्त नहीं होती। शारदा रानी ने अपना संदूक माँ के कमरे में रख दिया और अपने सबसे छोटे भाई जगदीश को बाजार भेजकर बच्चे के लिए दूध मंगवाया। पावर्ती विचार कर रही थी कि ये एक और बोझ सिर पर आ पड़ा है। भगवान जाने क्या कर आई है जो एकाएक इस प्रकार आधम की है। 6 मास पूर्व आई है। उस समय थी अपने पति के व्यवहार से संतुष्ट नहीं थी, परंतु वहां से सदा के लिए चले आने का तो उस समय कोई विचार था ही नहीं। पावर्ती रात का खाना बना रही थी। अंतः अनुमान से उसने एक व्यक्ति के लिए और आटा छान लिया। एक चतुर गृहिणी की भांति इस महंगाई के युग में वो एक दाना भी व्यर्थ गंवाना नहीं चाहती थी। बाजार से दूध आया तो गर्म कर बच्चे को दिया गया। वो दूध पीकर सो गया। शारदा रानी ने 48 घंटों से भोजन नहीं किया था। अब वो उत्सुकता से रोटी बनने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस कारण वो उठी और माँ से बोली, माँ हटो तो, आज मैं पका देती हूँ। शारदा रानी का पिता जब पढ़ाकर आया, उसने अपनी बेटी को रसोई में रोटी सेकते देखा तो अपनी पत्नी को पृथक से ले जाकर पूछने लगा, कैसे आई है? सदा मालूम होता है पति से लड़कर आई है। लड़कर आना तो विचित्र नहीं हो सकता। भय तो इस बात का है कि कहीं घर से निकाल न दी गई हो। ये आप ही उससे पूछ लीजिए। मुझे तो बहुत ही बुरी बात सुननी ना पड़ जाए, इससे भय लगता है। क्या बुरी बात हो सकती है? लड़की पर कोई झूठा सच्चा आरोप ना लग गया हो और घर वाले ने धक्के देकर निकाल दिया हो। अच्छा, बच्चे सो जाएं तो बात करेंगे। उनके सामने इस प्रकार की बातें ठीक नहीं होगा। रात के भोजन प्रांत शारदा रानी ने अपनी पूर्ण बात अपने पिता को सुना दी। सब छोटे बच्चे अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। केवल विनोद उनके पास बैठा सुन रहा था। वो अब घर की समस्याओं को समझकर उसने सहायता किया करता था। पिता ने उसको सदा की बात सुनने के लिए बुला लिया था। तो अब क्या करोगी? वहाँ अकेली रहती हो, व्यर्थ में बदनाम हो जाती, इस कारण यहाँ चली आई हो। ये 5 आभूषण पूर्ण जीवन भर साथ दे सकेंगे। क्या तुम जानती ही हो कि मैं तुम्हारे अधिक सहायता नहीं कर सकता। यहाँ तो सब सज्ञान प्राणी मेहनत करते हैं और जीवन चलाते हैं। सबके यत्न करने पर भी पेट पूरा नहीं भरता। पिताजी, मैं ये सब जानती हूँ। ये जानती हुए भी मैं यहाँ आई हूँ, आप पर बोझ बनने के लिए नहीं। मैं भी जीवन यापन के लिए कुछ न कुछ करूँगी। विनोद कहने लगा, पर बहन, जीजा जी ने ठीक हो तो कहा था कि उन्होंने तलाक दे सकती हो। दे तो सकती हूँ, परंतु मैं देना नहीं चाहती। क्यों विनोद, तुम समझ नहीं सकोगे। मैं अब दूसरा विवाह नहीं करूँगी। जब विवाह ही नहीं करना तो तलाक देने से क्या लाभ होगा।
एक बार तलाक हो जाने के बाद पुनः सुलह के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। परंतु तुम इस प्रकार कितने दिन तक जीवन चला सकोगी? सदा रानी इस पश्च पर मुख देखती रह गई। इसका उत्तर जानती तो थी, परंतु भविष्य के विषय में कुछ भी कहने और उसमें किसी प्रकार का दावा करने का उसमें साहस नहीं था। तो भी वर्तमान पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हुए उसने कहा, विनोद, धन, वैभव और अकिंचनता का संबंध विवाह करने अथवा न करने के साथ नहीं है। तुम लोग भी तो जीवन संघर्ष पर रहे हो। यहाँ तो माता पिता में झगड़ा नहीं, दोनों परस्पर प्रेम से रहते हैं। पर बहन, हम तो आशा करते हैं कि कुछ ही वर्षों में हमारी स्थिति बदल जाएगी। 2 वर्ष में मैं बीए कर लूँगा और फिर मोहन और जगदीश भी तैयार हो जाएंगे। सब मिलकर रहेंगे तो घर में संबंधता तो जाएगी। यह आशा ही तो मनुष्य के जीवन का आश्चर्य है। इसी के भरोसे तो मनुष्य दुर्गम से दुर्गम कठिनाइयाँ पार करने की क्षमता प्राप्त करता है। विनोद, ये मुझसे भी विद्यमान है। पिताजी ने कुछ पढ़ा दिया था, उसके भरोसे में जीवन यापन तथा आगे उन्नति करने की आशा रखती हूँ। मैं भी तुम्हारी भांति आशा कर रही हूँ कि ये बच्चा बड़ा होगा, पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा और फिर घर में संपन्नता का आगमन होगा और तब तक तुम बूढ़ी हो जाओगी। तो फिर क्या हुआ? ये तो दुखी सुखी हो जाएगा। उसकी सुख सुविधा से मेरे मन को तुष्टि होगी, क्या दृष्टि होगी? यही कि मैंने अपने परिश्रम से अपने पुत्र को संसार में सिर ऊंचा करने के लिए अवसर उपलब्ध कराया है। विनोद, गरीबी और अमीरी की बातें विवाह से संबंधित नहीं है। इसका संबंध भाग्य और पुरुषार्थ से है। क्यों पिताजी? विनोद ने निरुत्तर होते हुए और अपने पिता की बात को आगे ले चलने के लिए पूछा। आप क्या समझते हैं बेटा? सदा रानी ठीक कहती है। विवाह के साथ दारिद्र्य चला ही जाएगा, ये निश्चित नहीं, ये भाग्य की बात है। परंतु विवाह तो किसी अन्य बात के लिए किया जाता है। बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अपनी रिद्धियों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। इस कारण समाज ने इस नियंत्रण में सुविधा के लिए ही विवाह प्रथा बनाई है। मैं तो सदा रानी को इस दिशा में विचार करने की बात कह रहा हूँ। क्या वह जीवन को अकेली चला सकेगी? यह फिर भविष्य में होने वाली संभावना की ओर संकेत था। सदा रानी ने व्यर्थ का अभिमान और शौर्य दिखाने की अपेक्षा कहा, पिताजी, आप बड़ों का आशीर्वाद और संरक्षण प्राप्त होता रहा तो वो दुष्तर सागर भी पार हो जी जाएगी। कौन व्यक्ति है जो भविष्य के संभावित भय से ऋषित वर्तमान को विकृत करने का यत्न करेगा? इस प्रकार विचार करना भी मैं ठीक नहीं समझती। मुझको यत्न करने दीजिए और कहीं मार्ग से विचलित होने लगूं तो आप सचेत कर दीजिए। विनोद ने पुनः वार्तालाप में हस्तक्षेप करते हुए कहा, परंतु इस दुर्घटना का पूर्ण बोझ और कष्ट तो तुम केवल अपने ही कंधों पर उठाने की योजना बना रही हो। उस दृष्ट को क्या दंड मिलेगा? उसे तो तुमने स्वतंत्रता से गुलछर्रे उड़ाने के लिए मैदान गाड़ी छोड़ दिया है। भैया, मैं उनके विषय में नहीं सोच रही। मेरे अनुपस्थिति में वो आनंद में होंगे अथवा दुख में मैं विचार कर चिंता करने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं उनकी सुख सुविधा में सहायक होने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं तो अपने भविष्य विषय में विचार और उपाय कर सकती हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि कोर्ट में तलाक की प्रार्थना कर दी जाए और यत्न किया जाए कि बच्चे के पालन पोषण के लिए उनसे खर्चा मिल जाए। उसके पिता ने कहा, इस प्रक्रिया में कम से कम 1 वर्ष लग जाएगा। उसमें सदा रानी को अपने पति के दृष्टित होने की कहानी सुनानी पड़ेगी। साथ ही केवल सुनाने से तो काम बनेगा नहीं, अपने कथन के लिए। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।